स्टूडेंट बीबीएससी सेकेंड ईयर में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम एक और नई प्रजाति जनजाति के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। हम बात कर रहे थे, लास्ट आपने किसकी बात की थी? जिसकी बात की थी, मसाई की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे अरब के बद्दू। थोड़ा सा भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ आ जाइए, लाल सागर, फारस की खाड़ी, कह सकते हैं कि एशिया वाला भाग, मध्य पूर्व के जो देश हैं उनकी बात करते हैं। देखिए क्या है, अरब के जो बद्दू हैं किस प्रकार के हैं? घुमक्कड़ जनजाति है। क्या है? घुमक्कड़ जनजाति, घूमती फिरती रहती है। अब देखिए, जैसे इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जॉर्डन का कुछ भाग है, सीरिया मुरुसल का कुछ भाग है, इराक और सऊदी अरब। सही है। इसके जो बीच वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो अरब के जो बद्दू है, कह सकते हैं कि अरब प्रायद्वीप पूरा क्षेत्र। तो ये अरब के जो बद्दू हैं वो क्या करते हैं, इस क्षेत्र में निवास करते हैं। पास में लाल सागर है, इधर भूमध्य सागर है, जॉर्डन देश है, ईरान, इराक, फारस की खाड़ी, सऊदी अरब में एक ये मरुस्थल है, रब अल खाली। सही है। ऊपर सीरिया का मरुस्थल है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर ये क्या पाई जाती है? यह जनजाति पाई जाती है। अरब के बद्दू मुस्लिम हैं, मुस्लिम संप्रदाय को मानने वाले हैं। इनका जो धर्म है वो मुस्लिम है। और ये क्या है? एक घुमक्कड़ प्रजाति है। ये लोग क्या करते हैं? अपने शिकार के लिए तथा कह सकते हैं कि चारागाह और जल प्राप्ति के लिए क्या करते रहते हैं? भ्रमण करते रहते हैं। दो ही काम है, एक तो जल मिल जाए, दूसरे चारागाह मिल जाए। और ये क्या करते हैं? पशुओं को पालने का कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में घूमते रहते हैं। जहाँ भी वर्षा हो जाती है, थोड़ा बहुत चारागाह मिल जाता है, वहाँ पहुँच जाते हैं, जल उपलब्ध होता है, वहाँ रहते हैं। जैसे ही चारा समाप्त हो जाता है, वहाँ से स्थानांतरण कर जाते हैं। कह सकते हैं कि हम मौसमी स्थानांतरण पाया जाता है। सही है कि जैसे ही जल चारा खत्म हुआ, दूसरे नए चारागाहों की खोज करते हैं और नए क्षेत्रों में चले जाते हैं। मौसम के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। अपने परिवार को लिया, पशु को लिया और अपना डेरा उठाया और दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये लोग चारे की तलाश में हमेशा भ्रमणशील रहते हैं, क्योंकि जैसे ही वर्षा ऋतु होती है उस समय यहाँ घास पर्याप्त मात्रा में उगती है, चारागाह मिलते हैं। बाकी समय में क्या हो जाता है? क्षेत्र सूख जाता है। मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, जिसके कारण ये लोग हमेशा क्या रहते हैं? भ्रमणशील रहते हैं। मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती हैं, जिसके कारण जल तथा चारा जो है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। इसलिए ये लोग एक स्थान पर बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं रुकते हैं। जैसे ही चारा समाप्त हो जाता है या जल समाप्त हो जाता है, ये लोग दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं। एक होता है मरुधान, या सुना होगा, या जो मरुस्थल होते हैं उसके मध्य छोटे छोटे गर्त पाए जाते हैं, उनमें जल भर जाता है। सही है। तो उन जल को भी ये लोग क्या कर लेते हैं? उपयोग में ले लेते हैं। हो सकता है इस अकॉर्डिंग कोई पहाड़ी क्षेत्र हो या कोई नीचे गर्त वाला क्षेत्र हो जहाँ जल इकट्ठा हो जाता है, तो उन गर्तों में भी यहाँ पर मरुधान भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मरुधान। अपने जैसलमेर में लाठी सीरीज है, वो भी इसी प्रकार का एक उदाहरण है कि ज़मीन के नीचे पानी की उपलब्धता पाई जाती है। तो मरुधान होते हैं कि मरुस्थल में उद्यान के रूप में। सही है। तो यहाँ पर ये खजूर वगैरह की खेती भी कर लेते हैं। तो बात करते हैं कि यह जो जनजाति है कहाँ निवास करती है। इस जनजाति की अगर हम बात करें तो इसमें जनजातियों का जो समूह है पशुपालन कर अपना जीवन निर्वाह करता है। और इसका जो सबसे बड़ा जो बद्दू हैं वो रुवाला जनजाति के हैं, रुवाला जाति के। कह सकते हैं कि इनमें भी अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं, लेकिन जो रुवाला जो बद्दू हैं वो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। निवास क्षेत्र की अगर हम बात करें तो निवास क्षेत्र की हम बात करेंगे अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित रेगिस्तानी क्षेत्र, जिसे हमद और नेफद कहते हैं। देखिए क्या है, जो अरब प्रायद्वीप है उसमें दो क्षेत्र हैं, एक है हमद और एक है नेफद। कह सकते हैं एक रूप में तो मरुस्थल ही हैं, लेकिन क्षेत्रों के नाम है, एक है हमद और दूसरा है नेफद। हमद और नेफद। सही है। तो इन क्षेत्रों में क्या करते हैं? ये लोग निवास करते हैं। और यहाँ पर क्या होती है? छोटी छोटी घास की जो चारागाह पाए जाते हैं, और बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? गर्ते पाई जाती हैं, जिसके अंदर जल एकत्रित हो जाता है। उन गर्तों में भी घास पाई जाती है, जिसके माध्यम से ये अपने पशुओं को वहाँ पर चराने का कार्य करते हैं। और इनके जो एक स्थान पर बसने का मुख्य उत्तरदायी कारण भी क्या होते हैं? चारागाह और जल की प्राप्ति होती है। जैसे ही जल समाप्त हो जाता है, ये लोग दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर जाते हैं। अपने साथ बहुत अधिक सामान भी नहीं रखते हैं। यही कारण है कि अपने परिवार और पशुओं को लिया और दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर जाते हैं।
हमद और जो नेफद है, इन क्षेत्रों में क्या होता है, जून और सितंबर के समय तीव्र गर्मी का समय होता है। देखिए हमारे यहाँ जून की बात करें, हमारे यहाँ मानसून प्रारंभ हो जाता है, लेकिन ये अरब प्रायद्वीप है, मरुस्थल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है, तो मरुस्थलीय दशाएं अधिक पाई जाती है, तीव्र गर्मी का समय पड़ता है। और जो तापमान है कितने डिग्री तक पहुँच जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान पहुँच जाता है। धूल भरी आंधियाँ चलती हैं दिन भर, और जब इतना टेम्परेचर होगा तो वर्षा नहीं होती है, तो क्या स्थितियाँ पाई जाती हैं, मरुस्थलीय दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। दिसंबर और जनवरी में थोड़ी सी यहाँ शीतलता आती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है, वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पर वर्षा होती है। देखिए पश्चिमी विक्षोभ क्या है, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, जिसके जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सहायता से कहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं, रास्ते में ये क्षेत्र पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्षा करते हुए भारत तक पहुँचते हैं। ठीक है, कि पश्चिमी विक्षोभ है वो क्या है, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं। जैसे ही वो जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आते हैं, क्या होते हैं, वो पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करने लगते हैं, और ये जो जितने भी क्षेत्र हैं वो कहाँ पड़ते हैं, रास्ते में पड़ते हैं। तो देखिए इन क्षेत्रों के ऊपर से होके कहाँ पहुँचते हैं, वो भारत में पहुँचते हैं। तो आपको पता होगा कि पश्चिमी विक्षोभ से भारत में भी क्या होती है, वर्षा होती है, शीतकालीन जो वर्षा होती है। तो यहाँ पर सर्दियों की बात करें तो जनवरी और जो दिसंबर होती है वहाँ शीतलता पाई जाती है, कभी कभी हिमपात भी हो जाता है। देखिए जहाँ दिन का टेम्परेचर अधिक पाया जाता है वहाँ रात का ये भी आ जाता है टेम्परेचर। क्यों आ जाता है उसका रीज़न बताती हूँ। बालू मिट्टी पाई जाती है, जितनी जल्दी ठंडी होगी, जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी जल्दी ठंडी भी होगी। दिन का तापमान 40 डिग्री तक पहुँच जाता है, और रात का हिमपात या 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है, क्योंकि जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी ठंडा भी होगा। तो जितना तापमान बढ़ेगा उस दर से तापमान में कमी भी आएगी। तो कभी कभी हिमपात वाली स्थितियां भी यहाँ पर बन जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है, वर्षा होती है। जैसे यहाँ हल्की फुल्की घासें उगाती हैं, और पशुओं को चराने के वो क्या काम, वो चारागाह या जो घास है वो क्या आती है, पशुओं को चराने के काम आती है। अब ये था इनका निवास क्षेत्र। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इनके जो शारीरिक लक्षण हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, कि इनके जो शारीरिक लक्षण हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए शारीरिक अगर लक्षणों की हम बात करें तो जो इनकी लंबाई है 160 से 167 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। चेहरा लंबा होता है, नेत्र काले होते हैं, बाल काले होते हैं, चमड़ी का रंग पीलापन लिए होता है। आपने जो कई फिल्में वगैरह देखते हैं, शेख जो देखते हैं ना वो यहीं के हैं, जो शेख देखते हैं ना। और इनमें भी जो इनका जो मुख्य होता है उसको भी किस नाम से जानते हैं, शेख नाम से ही उसको भी जाना जाता है। उसको भी क्या बोलते हैं ये लोग, शेख बोलते हैं। सिर पे एक वाइट सी पगड़ी बांध के देखा होगा आपने मूवी वगैरह में, तो वो क्या है, शेख, वो यहीं से हैं। तो इन्होंने कहा कि चमड़ी का रंग जो पीलापन लिए होता है, ये लोग क्या करते हैं, भूमध्य सागर और सागरीय और आर्मीनाइड जो प्रजाति हैं उसका मिश्रण माना जाते हैं। ये जो दो प्रजातियां हैं उससे उत्पन्न जनजाति है। कौन कौन सी हैं, एक तो है भूमध्य सागरीय और दूसरी है आर्मीनाइड। भूमध्य सागरीय और आर्मीनाइड। देखिए मैंने आपको जब ये पढ़ाई थी तब क्या बताया था, भूमध्य सागर के आसपास कौन सी जनजाति, कौन सी प्रजाति पाई जाती है, भूमध्य सागरीय। लेकिन एक आर्मीनाइड और मिल गई और इन दोनों के मिश्रण से एक नई प्रजाति की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। जो अरब के बद्दू हैं, भूमध्य सागरीय और आर्मीनाइड, इन प्रजातियों के मिश्रण से उत्पन्न हुए हैं। दूसरी इनके भोजन की बात करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि मनुष्य जिस क्षेत्र में रहता है और जिस प्रकार की स्थितियां होती हैं, वातावरण से समायोजन करता है, उसी प्रकार का उसका भोजन भी पाया जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये लोग पशु पालते हैं, तो इनके भोजन में भी क्या शामिल होंगे, भाई पशुओं से जो वस्तुएं प्राप्त होंगी वो ही इनके भोजन में शामिल होंगी। ये लोग ऊँट को पालने का कार्य करते हैं और ऊँटनी का दूध का उपयोग भी करते हैं। कह सकते हैं कि इनका पेय पदार्थ है। ऊँटनी का जो दूध होता है उसको दूध को प्राप्त करते हैं, उसको कच्चा पीते हैं ये लोग। इसके अतिरिक्त ये लोग क्या करते हैं, दही, पनीर, मक्खन आदि बनाते हैं और उसको अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊँटनी के दूध को खट्टा करके भी उसका उपयोग में लेते हैं। ऊँटनी का दूध खट्टा कर लेते हैं, उसके बाद उसको पीने के उपयोग में लेते हैं।
ये लोग क्या करते हैं, दूध के अतिरिक्त जौ और मक्का की रोटी का उपयोग भी करते हैं। जानवरों का मांस आदि भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन जब इनके यहाँ कोई मेहमान आ जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, उस मेहमान का सत्कार क्या पिलाकर करते हैं, कहवा पिलाकर करते हैं। मेहमान आएंगे, मेहमान का भाई कोई भी जनजाति कोई भी है क्या, मेहमान तो आते रहते हैं, तो जो मेहमान आएंगे उसका सत्कार किससे करेंगे, ये कहवा पिलाकर उसका सत्कार करते हैं। और उसके अलावा ये लोग भेड़ बकरियों का जो दूध और मांस उसका भी उपयोग करते हैं। बद्दू लोगों का जो भोजन है मुख्य रूप से क्या है, ऊँटनी का दूध है जिसे रुवाला भी कहते हैं। सही है, ऊँटनी का दूध है जिसे रुवाला भी कहते हैं। मैंने कहा था कि रुवाला बद्दू सर्वाधिक पाए जाते हैं, उसका अर्थ ये है जो सर्वाधिक ऊँट का पालन करते हैं वो क्या है, रुवाला है। और ऊँटनी का दूध जो प्रयोग करते हैं वो भी क्या है, रुवाला है। कह सकते हैं कि इनका जो मुख्य भोजन का आधार क्या है, ऊँटनी का दूध है, जिसको नाम क्या दे दिया इन्होंने, रुवाला। और रुवाला अगर जाति की बात करें, इसी में मैंने आपको बताया था कि रुवाला जो हैं वो सर्वाधिक बद्दू जो रुवाला से संबंधित हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, वो ऊँट का पालन करते हैं। सही है, और ऊँटनी को दूध को भी ये क्या बोलते हैं, रुवाला कहते हैं। बात करते हैं वस्त्र की। वस्त्र सूती वस्त्र पहनते हैं। देखिए यहाँ सभ्यता तो पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी ये लोग क्या होते हैं, बाहरी लोगों से अधिक संपर्क में नहीं आते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, आपको पता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, इसलिए ये लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं। जो आपने फिल्मों में जो शेख देखते हो वैसे उसी प्रकार के इनके वस्त्र पाए जाते हैं। ऊपर कुर्ता पायजामा टोपी वो सारे ये लोग क्या करते हैं, धारण करते हैं। और गर्म जलवायु होने के कारण सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं। और शीत ऋतु में ये लोग क्या करते हैं, भेड़ की जो खाल होती है उससे अपनी जैकेट बना लेते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं, या कह सकते हैं कि चमड़े की से बनी जैकेट का उपयोग करते हैं। सिर पर टोपी और पगड़ी पहनते हैं जिससे सिर क्या हो सके, धूप से सिर का बचाव हो सके। आपने देखा होगा कि पहले एक वाइट सा कपड़ा लगाकर ऊपर वो बना के लगाते हैं, उसका क्या वही होता है कि मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो धूप से बचाव के लिए वो पगड़ी या उस टोपी का उपयोग करते हैं। महिलाएं भी क्या करते हैं, उसी प्रकार से सूती वस्त्रों का उपयोग करती हैं, ढीले ढाले वस्त्र पहनती हैं, मुलायम और हल्के पहनती हैं। और ऐसे कपड़े जो होते हैं मरुस्थल के अनुकूल पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी भारत में भी मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हम गर्मियों में और सर्दियों में मोस्टली सूती वस्त्रों के ही कपड़ों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्यवसाय। व्यवसाय क्या है, इनके पास एक ही व्यवसाय है, पशुपालन। सही है, भ्रमण करते रहो, पशु पाल लो। और बद्दू लोगों का जो निवास क्षेत्र है, प्रतिकूल जलवायु तथा जल की कमी के कारण पशुओं के अतिरिक्त यहाँ किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं किया जाता। भाई जल नहीं है तो खेती नहीं कर सकते, और अन्य भाई कोई भी आप रोजगार करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है, अब लकड़ी वगैरह भी नहीं है तो कि आप लकड़ी का ही कोई कार्य कर लो। तो यहाँ पर जो व्यवसाय है, पशुपालन के अलावा जितने भी व्यवसाय हैं वो क्या है, न के बराबर हैं, नगण्य माने जाते हैं, क्योंकि उसके अनुकूल स्थितियाँ नहीं हैं। अब वनस्पति हो तो आप फर्नीचर बनाने का विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मरुस्थलीय दशाएं हैं, प्रतिकूल जलवायु है, जल की कमी है, तो न तो कृषि कर सकते हैं न ही अन्य किसी प्रकार के उद्योग धंधे यहाँ पर विकसित हैं। यहाँ पर तो सिर्फ क्या है, पशुओं को चराना, वही इनकी जो व्यवसाय है वो करते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, पशुपालन है। और ऊँट, भेड़, बकरी, घोड़े, खच्चर सभी प्रकार के जानवर पालते हैं। ऊँट का जो महत्व है वो सर्वाधिक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, सामान को ढोने के लिए ये क्या करते हैं, उन पशुओं का उपयोग करते हैं, और उन्हीं पशुओं से अपने भोजन की प्राप्ति भी ये लोग करते हैं। और जो ऊँट है वो रेगिस्तान के अकॉर्डिंग सर्वाधिक उपयुक्त पशु माना जाता है, क्योंकि 10 से 12 दिनों तक वह बिना पानी के रह सकता है। उसके पाँव गद्देदार होते हैं, और यही कारण है कि उसको मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। आसानी से लंबी दूरियां तय कर लेता है। और ऊँट पर जो कुबड़ बना होता है वो भोजन संग्रह का कार्य करता है। जैसे ही काफ़ी समय तक ऊँट बिना भोजन और बिना पानी के रेगिस्तान में चल सकता है, क्योंकि उसका जो कुबड़ होता है उसमें भोजन संग्रह रहता है। धीरे धीरे अपनी आवश्यकता अनुसार उस भोजन को वो ग्रहण करता रहता है, जिससे उसको ऊर्जा मिलती रहती है, और वो काफ़ी समय तक बिना भोजन और पानी के रेगिस्तानी क्षेत्र में रह सकता है। और आगे उसी में बात करें, आपने ये भी सुना होगा कि ऊँट जब भोजन करता है तो एक साथ निगल लेता है, फिर जैसे ही
उगाली बोलते हैं उसको, जब वो फ्री होता है तो वो भोजन वापस निकालता है, उसको चबाता है और फिर वापस ले जाता है। तो इस प्रकार के जो गुण हैं ये पशुओं में पाए जाते हैं। भैंस भी इसी प्रकार से उगालती है और ऊँट में विशेषता पाई जाती है, और इसीलिए उसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी समय तक वह बिना पानी और भोजन के रह सकता है। एक दिन में 150 किलोमीटर तक यह ऊँट यात्रा कर सकते हैं, और ये लोग भी क्या करते हैं, परिवहन के साधन के रूप में उसी का उपयोग करते हैं। नए चारागाहों की तलाश में उसी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं। और ऐसा माना जाता है ऊँट को ही इन जो बद्दू लोग हैं उनकी जीविका का आधार माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक ऊँट होते हैं उसको उतना ही अधिक सुविधा संपन्न या पैसे वाला माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि ऊँट ही उसकी क्या है, वास्तविक संपत्ति मानी जाती है। जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक पशु होते हैं, जितने ऊँट की मात्रा अधिक होती है, उसको उतना ही अधिक संपन्न माना जाता है। और आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ वर्षा हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि मरुधान होते हैं या समतल भाग होते हैं, वहाँ पर ये कुछ मात्रा में फसलों का उत्पादन भी करते हैं। मक्का, खरबूज, तरबूज और सब्जियां बहुत कम मात्रा में उगाते हैं। दैनिक उपयोग की अपनी जितनी भी वस्तुएं होती हैं ये लोग क्या करते हैं, व्यापार के माध्यम से दूसरों से प्राप्त करते हैं। अतिरिक्त जो मांस और दूध जो भी उनसे बने हुए पदार्थ होते हैं वो दे देते हैं, उसके बदले में विभिन्न प्रकार के अनाज या अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं होती हैं वो व्यापार के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा ये होता है, ये लोग अपने ऊँट, घोड़े और या पालतू जो जानवर होते हैं उनके चमड़ा बेचकर भी जो आटा, कहवा, वस्त्र, जो भी इनकी आवश्यकताएं होती हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। और इनमें मौसमी प्रवास पाया जाता है। मौसमी प्रवास वो ये होता है कि जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ, चारागाहों की तलाश में नए क्षेत्रों में ये लोग चले जाते हैं, और हमेशा दो ही काम रहते हैं इनके पास, नए नए चारागाहों की खोज और जल की खोज करना, और वहाँ पर अपने पूरा जो कबीला होता है या पूरी जो समुदाय होता है उसको साथ क्या कर लेते हैं, ये लोग स्थानांतरण कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये हमद के उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करते हैं। हमद मरुस्थल उसके उत्तरी पश्चिमी भाग में ये लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। और जैसे ही यहाँ पर हल्की वर्षा होती है तो चारागाह तथा जल इनको प्राप्त हो जाता है, लेकिन शीतकाल में जब पानी और चारा समाप्त हो जाता है तो दक्षिण की ओर क्या कर लेते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वापस से अपना जो स्थानांतरण है वो प्रारंभ कर लेते हैं। अब बात आती है कि इनके घर किस प्रकार के पाए जाते हैं। अब जो घुमक्कड़ जनजाति है एक स्थान पर जिसको बहुत लंबे समय तक नहीं रहना, तो घर भी किस प्रकार के होंगे, उसके तंबू वाले होंगे। तंबू किसके बनाएंगे, जो जानवर पालते हैं ये, और विशेष अवसरों पर उनकी बलि भी दी जाती है तो क्या कर लेते हैं, उसी से अपने तंबू बनाते हैं। जो देखिए क्या होता है, अस्थायी घर बनाते हैं, क्योंकि भ्रमणशील जनजाति है इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल और चारे की तलाश में घूमती रहती है, इसलिए ये लोग एक स्थान पर अधिक लंबे समय तक नहीं रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, विभिन्न जानवरों के खाल या कपड़े से बने तंबू का उपयोग करते हैं और उसे अपने साथ रखते हैं। जहाँ भी रुकते हैं वहीं अपना तंबू लगा लेते हैं, और तंबू क्या करते हैं, उस तंबू में जो बद्दू लोग हैं वो समूह में रहते हैं, और सबके मध्य में समूह का जो मुखिया होता है उसका तंबू होता है। तंबू लगा लेते हैं और उस तंबू के अंदर कपड़े लगा के उसके अलग अलग पार्टीशन कर दिए जाते हैं, और जिसके अकॉर्डिंग क्या रहते हैं, ये बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी अपने अलग अलग उसमें रहते हैं। और जो बद्दू लोग हैं उसके समूह में उनका मुखिया रहता है। और आगे बात आती है कि इनका जो सामाजिक संगठन है वह किस प्रकार का पाया जाता है। इनका जो सामाजिक संगठन है, भाई घुमक्कड़ अधिक सामान नहीं रखते हैं इसलिए उस तंबू के एक कॉर्नर में अपना सामान भी रख लेते हैं ये लोग। सामाजिक संगठन ये एक जाति विशेष, वर्ग विशेष के समूह में रहते हैं। पिता का स्थान सर्वोपरि रहता है, और इसमें क्या करते हैं, इनमें रक्त संबंध सुदृढ़ या शक्तिशाली पाया जाता है। इस समुदाय के लोगों के अलग अलग कपड़े भी होते हैं, कि एक समुदाय के एक रंग के कपड़े पहनते हैं जिसके माध्यम से अलग अलग समुदायों को क्या हो सके, पहचाना जा सके। और दूसरा इन्होंने कहा कि इस जो मुखिया होता है या जो समूह सभी सदस्यों के जो मुखिया होता है उसको शेख के नाम से संबोधित करते हैं। इन लोगों का जो धर्म है वो इस्लाम है, और ये बहु विवाह प्रथा में विश्वास रखते हैं। एक आदमी एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है, किसी किसी के तो 4 स्त्रियां होती हैं, और
जाति और गोत्र विशेष में विवाह करने की प्रथा प्रचलित है। ये लोग अपनी सगी बहन के अतिरिक्त किसी भी लड़की से क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। और यहाँ पर लोहार, सुनार, सेवक आदि सभी जातियों में बटे रहते हैं। दास प्रथा का प्रचलन जो बद्दू समाज है वर्तमान समय में आज भी प्रचलन में है। कि दास प्रथा हम कहते हैं कि समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस जो बद्दू जनजाति है आज भी इसमें जो दास प्रथा है वह पाई जाती है। कोई भी व्यक्ति होता है उसको दास के रूप में रखना, दास प्रथा। जो बद्दू होते हैं स्वभाव से वीर होते हैं, कौशल होते हैं, कौशल में पारंगत होते हैं। शक्तिशाली समूह के लोग कमज़ोर समूह पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। अकाल और जब चारे की कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है, ये लोग एक दूसरे पर आक्रमण भी कर देते हैं। छापामार या लूटमार अधिक करते रहते हैं। और अधिकतर बद्दू क्या करते हैं, रात में छिप कर रहते हैं और जैसे ही कोई व्यापारी या कोई यात्री आता है उसको लूटपाट अधिक कर लेते हैं। वैसे तो ये लोग स्वभाव से ईमानदार पाए जाते हैं, अतिथि सत्कार तथा योद्धा होते हैं, लेकिन अपने जीविकोपार्जन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये लोग लूटपाट या यात्रियों को लूटने का कार्य कर देते हैं। और दूसरा, इन लोगों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और वो इसलिए दिया जाता है ताकि अपने कबीले जो समुदाय है उसकी क्या कर सकें, रक्षा कर सकें। और ये लोग, ऐसा माना जाता है कि इन लोगों की शरण में कोई भी जाता है ये अपनी जान पर खेलकर भी उसकी रक्षा करते हैं। और यही कारण है कि वर्तमान समय में इनके लिए कृषि की व्यवस्था की जा रही है और कुछ लोगों को सरकारी नौकरियां भी दी जा रही है। लेकिन आज भी इन लोगों का जो भारतीय कह सकते हैं कि हम आधुनिक सभ्य समाज है उससे अधिक संपर्क नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, उनसे संपर्क बढ़ते जा रहे हैं और इनकी जो वर्तमान जो जीवन है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। कुछ भी नहीं है, आप मैप बनाना और जैसी स्थितियाँ उसके अकॉर्डिंग क्या कर देना, आप उसका वर्णन कर देना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस प्रकार की भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं उसी प्रकार का वहाँ पर रहन सहन, खान पान, वो सारी स्थितियाँ उसी प्रकार से पाई जाती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट जनजाति के साथ। आज का क्वेश्चन सुनिए। आज का क्वेश्चन है युवाला क्या है। सही है, युवाला क्या है। और जो अरब के बद्दू हैं इनके घर के बारे में आपको बताना है कि इनके घर किससे बने होते हैं, क्या होता है इनके घर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।